नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा आचार्य। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के सैनिकों के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं और बड़ी खबर यह है कि रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन की राजधानी कीव को मिसाइलों की बौछार से दहला दिया है। पुतिन की सेना ने कीव पर इतनी मिसाइलें दागी कि पूरा शहर खौफ से भर गया। इस हमले में हालांकि 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। हमला इतना भयानक था कि कीव के एक इलाके में आग की लपटें दिखने लगी। रूस की मिसाइल कीव के एक रिहायशी इमारत पर जा गिरी, जिसके बाद तबाही का मंजर दिखने लगा। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। मिसाइलों के टकराने के बाद कई इमारतों से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई दिखाई दी। मिसाइलों की मार से वहां हर तरफ तबाही मची थी। कीव एयर अलर्ट के सायरन से गूंज रहा था। यूक्रेन का आरोप है कि रूस की सेना ने जानबूझकर इमारत को निशाना बनाया ताकि मिसाइल की मार से वहां ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। रूस ने मिसाइलों की ऐसी बौछार की कि कीव का आसमान ढक गया, और जब उसकी मिसाइलों ने कीव की जमीन को छुआ तो वहां सांसें रोक देने वाले धमाके शुरू हो गए। कीव की इमारतें मिसाइलों की मार से धराशायी होने लगी। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने कुछ ही देर में कई मिसाइलों से उसके शहर को निशाना बनाया, और इस हमले ने यूक्रेन की राजधानी को हिला कर रख दिया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि हर बार की तरह इस बार भी रूस ने वहां की रिहायशी इमारतों पर अटैक किया। मतलब यह है कि रूस की मिसाइलें ऐसी बिल्डिंगों पर बरसी जिनमें लोग रह रहे थे। रूस की मिसाइल गिरने की वजह से पूरी इमारत मानो खंडर में तब्दील हो गई। कई जगहों से आग की लपटें उठती दिखी। धुएं की वजह से वहां कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। इस दौरान वहां मौजूद फायर ब्रिगेड के कई लोग आग बुझाते हुए दिखाई दिए। तो कीव में मिसाइल अटैक के बाद कोहराम सा मच गया है। सड़कों पर चीख पुकार मच गई है। यूक्रेन ने दरअसल ये आरोप लगाया है कि हर बार की तरह इस बार भी रूस ने वहां की रिहायशी इमारतों पर अटैक किया है। मतलब ये साफ है कि रूस की मिसाइलें ऐसी बिल्डिंगों पर बरसी जिनमें लोग रह रहे थे। ताकि मिसाइल की मार से वहां ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो, और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि इस हमले का जो वीडियो सामने आया उसमें हर तरफ सिर्फ बर्बादी और तबाही दिखाई दी। मिसाइल गिरने की वजह से पूरी इमारत मानो खंडर में तब्दील हो गई। कई जगहों से आग की लपटें उठती दिखी। धुएं की वजह से वहां कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। इस दौरान वहां मौजूद फायर ब्रिगेड के कई लोग आग बुझाते हुए दिखाई दिए, जबकि कुछ लोग घायलों का सहारा देकर वहाँ से निकालते हुए नजर आए। यूक्रेन का दावा है कि मिसाइल हमले की वजह से आसपास मौजूद कई दूसरी इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। वहीं इस हमले के बाद यूक्रेन ने इस बात का डर जताया कि आने वाले दिनों में रूस इससे भी भीषण हमले कर सकता है, और उसके निशाने पर यूक्रेन के आम लोग फिर से होंगे, ताकि घबरा कर ज़ेलेंस्की हथियार डाल दें। उधर रूस की ताबड़तोड़ बमबारी की वजह से यूक्रेन के ज्यादातर शहरों में बिजली गुल हो गई है। मोल्दोवा में भी रूस के मिसाइल अटैक से पावर ग्रिड फेल हो गया, जिससे लोग बिना बिजली के अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। रूस एक के बाद एक मिसाइल हमलों से यूक्रेन के कई शहरों को तबाह कर रहा है। रूस की सेना की बमबारी ने यूक्रेन के बिजली स्टेशनों को भी प्रभावित किया, जिसकी वजह से यूक्रेन में लाखों लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं। रूस के शहर मोल्दोवा से एक वीडियो सामने आया, जिसमें घर, दफ्तर और दुकानें सब अंधेरे में डूबे नजर आए। रूस लगातार यूक्रेन के पावर ग्रिड को निशाना बना रहा है, जिसकी वजह से लोगों को बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। बिजली आपूर्ति ठप होने से 80% से ज्यादा घरों में पानी की सप्लाई नहीं की जा रही। वहीं ट्रैफिक पर भी इसका असर देखने को मिला। इसके साथ ही कई फैक्ट्री भी बिजली आपूर्ति न होने से बंद हो गई। बिजली संकट पर यूक्रेन के ऊर्जा मंत्रालय ने सोशल मीडिया के जरिए बयान जारी किया और कहा कि कर्मचारी बिजली बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन पावर ग्रिड में हुए नुकसान की वजह से लोगों को अभी और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उधर पुतिन के खासम खास रमजान कादिरोव ने एक बार फिर से एक वीडियो जारी किया और वीडियो जारी करके यूक्रेन की सेना में दहशत फैलाने की कोशिश की। इस बार चेचन्य कमांडर रमजान कादिरोव अपने सैनिकों के साथ बख्तरबंद गाड़ियों में दिखाई दे रहे हैं, और उनके साथ ही उनकी फौज भी है। इस वीडियो में कादिरोव अपनी आर्मी के साथ दिख रहा है, और उसके साथ कई बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं, जिसमें कादिरोव बैठकर अपनी सेना की ट्रेनिंग का जायजा लेता दिखा। ये बख्तरबंद गाड़ियां पूरी तरह से घातक हथियारों से लैस हैं। इस वीडियो में कादिरोव ने आधुनिक हथियारों की एक एक तकनीक को समझा। इस वीडियो में कादिरोव ने अपने लड़ाकों को एक्शन तेज करने को कहा, ताकि यूक्रेन के खिलाफ जंग में ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाई जा सके।
कादरीफ के इस नए वीडियो से यूक्रेन में दहशत का माहौल है, क्योंकि खूंखार कादरीफ हर बार नई प्लानिंग के साथ यूक्रेन में कहर बरपा देते हैं। पुतिन को जब नया खतरा दिखता है तो वो फ्रंट मोर्चा संभालने के लिए कादरीफ को तैनात कर देते हैं। इस वीडियो को जारी करके कादरीफ ने एक बार फिर से यूक्रेन सैनिकों का मनोबल तोड़ने की कोशिश की है। ये कादरीफ की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। वहीं खबर है कि कादरीफ की अखमत फोर्स एक बार फिर से यूक्रेन के कई शहरों में बड़ा हमला करने जा रही है, जो यूक्रेन के लिए खतरे की घंटी है। तो वहीं यूक्रेन के कई शहरों पर एक बार फिर से बड़ा मिसाइल अटैक हुआ। यूक्रेन का दावा है कि इन हमलों में 10 लोगों की मौत हो गई है। बताया गया कि हमलों की वजह से कीव में पानी और बिजली का संकट खड़ा हो गया। यूक्रेन की तरफ से बयान जारी किया गया कि रूस ने यूक्रेन पर 31 मिसाइलें दागी, जिसमें 21 मिसाइलों को यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। पिछले हफ्ते ही जब G20 देशों की बैठक हो रही थी तो यूक्रेन पर रूस के बड़े हमले का दावा सामने आया। तब एक दिन में 90 मिसाइल हमलों से यूक्रेन के कई शहर दहल गए। कई शहर मिसाइल अटैक से तबाह हो गए। शहरों में चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई। यूक्रेन के ज्यादातर शहरों में बिजली पानी का संकट पैदा हो गया। अभी हमलों के हफ्ते भर भी नहीं बीते कि एक और बड़े हमले से यूक्रेन के शहर में कोहराम मच गया। दावा किया गया कि रूस ने एक दिन में यूक्रेन पर 31 मिसाइलें दागी, जिसमें से 21 मिसाइलों को तबाह कर दिया गया। लेकिन जो मिसाइलें यूक्रेन के शहरों पर गिरी, उससे भारी तबाही का दावा सामने आया। बताया गया कि कीव पर हुए हमले की वजह से शहर में अंधेरा छा गया, बिजली की आपूर्ति ठप हो गई, लोग पीने के पानी तक को मोहताज हो गए। हमलों के दौरान कीव के एक अस्पताल से वीडियो सामने आया। बताया गया कि एक बच्चे की सर्जरी की जा रही थी कि तभी अस्पताल की बिजली चली गई। इसके बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। बाद में बैटरी और जनरेटर की मदद से बच्चे की सर्जरी हुई। मिसाइल हमलों से यूक्रेन में पैदा हुए संकट की ये एक तस्वीर थी। इसके बाद जो तस्वीर सामने आई वो बेहद खौफनाक थी। इस वीडियो में बताया गया कि ज़पोरिजिया में रूस के मिसाइल हमलों की वजह से मैटरनिटी वार्ड बर्बाद हो गया। इस हमले में एक बच्चे की मौत हो गई। हमले के बाद रेस्क्यू टीम ने कई लोगों को बचाया, लेकिन रूस के हमले के बाद यूक्रेन में चारों तरफ भारी तबाही का दावा सामने आया। सबसे ज्यादा संकट न्यूक्लियर प्लांट के आसपास के इलाकों में खड़ा हो गया। यूक्रेन के मिसाइल अटैक के बाद यूक्रेन के 3 न्यूक्लियर प्लांट को बंद करना पड़ा, जिससे यूक्रेन के कई बड़े शहरों में बिजली की आपूर्ति ठप हो गई। यूक्रेन पर एक के बाद एक हो रहे हमलों के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मदद मांगी है। जेलेंस्की ने कहा कि उन्हें रूस के हमलों का सामना करने के लिए और हथियारों की जरूरत है। जेलेंस्की ने दावा किया कि यूक्रेन पर एक दिन में 70 मिसाइल अटैक हुए। और यूक्रेन की राजधानी कीव पर रॉकेट से हमले की खबर के बाद कीव के मेयर ने अब बड़ा दावा किया है। क्या ये दावा है आपको बताते हैं। दरअसल इस हमले के बाद कीव में 70% इलाके बिना बिजली के रह रहे हैं। इन इलाकों में पानी की सप्लाई भी बंद हो चुकी है। जिस कयामत का डर था वो तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। जंग के जिस नतीजे से सब खौफ में थे वो मंजर अब दिखने लगा है। कीव से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। हमले के बाद बिजली गुल है, वहीं पानी की सप्लाई ठप है। लोग कड़ाके की ठंड में सड़कों पर घूमने को मजबूर दिखे। इस बीच कीव की सड़कों पर यूक्रेन के लोगों का जज्बा भी दिखा। संकट की इस घड़ी में वो संगीत का सहारा लेते दिखाई दिए।
यूक्रेन की राजधानी कीव रूस के टारगेट पर है और खबर है कि कुछ दिनों में पूरा कीव अंधेरे में डूब जाएगा, क्योंकि पुतिन ने कीव को इतना नुकसान पहुंचाया है जिसकी भरपाई करना मुश्किल हो रहा है। कीव पर पुतिन का हमला गुस्से में नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। इस बार उनका मकसद शीशे की तरह साफ था, क्योंकि रूस की मिसाइलों या फिर ड्रोन ने उन्हीं जगहों पर अटैक किया जहां से कीव के लोगों तक बिजली या पानी पहुंचता है। यूक्रेन की राजधानी कीव में ब्लैकआउट की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। आपको बता दें, जहां पर बिजली कटने के बाद लोग अपने घर छोड़कर अब कड़ाके की ठंड में सड़कों पर रात बिताने को मजबूर हैं। वहीं रूस और यूक्रेन की जंग लगातार जारी है और ऐसे में युद्ध के बीच दोनों देशों की सेना लगातार हमले कर रही है। और इस बीच रूस ने यूक्रेन को चुनौती देने के लिए बड़ी तैयारी भी कर ली है। और रूस ने अपने लड़ाकू विमान सुखोई 35S का ड्रिल करते हुए एक वीडियो बाकायदा जारी किया। रूस का सुखोई 35S ताकतवर लड़ाकू विमान है जो दुश्मनों के मिसाइल को ढेर करने में माहिर है। जंग के बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें रूस के सैनिक आसमान में अपने फाइटर जेट सुखोई 35S से शक्ति प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के पास इस समय इतना शक्तिशाली कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो Su-35S को मार गिराए, जिससे यूक्रेन की सेना के लिए अब बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। यूक्रेन के साथ साथ रूस को भी इस जंग में काफी नुकसान पहुंचा है और इस दबाव की वजह से ही राष्ट्रपति पुतिन लगातार अपनी सेना को नए नए हथियार सौंप रहे हैं। सुखोई 35S फाइटर जेट भी रूस की वायुसेना को हाल ही में सौंपा गया है। ये जंग के मैदान में फ्रंटलाइन सर्विस में अहम भूमिका निभाने वाला बेहद उन्नत किस्म का लड़ाकू विमान है जो युद्ध में यूक्रेन की सेना को करारी शिकस्त देने के लिए तैयार है। और इस बीच यूक्रेन की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें एक कैदी रिहा होकर लौट रहा था। और बताया जा रहा है कि ये यूक्रेन का ये नागरिक रूस की कैद में था जिसे रिहा कर दिया गया है। रिहाई के दौरान यूक्रेन के इस नागरिक की हालत खराब दिखाई दे रही थी और वो पैरों से लड़खड़ा कर चल रहा था। और बीते 24 घंटों में रूस ने यूक्रेन के 36 लोगों को रिहा किया है, जिसमें सैनिक और नागरिक शामिल थे। और महायुद्ध के बीच बड़ी खबर यूक्रेन से आ रही है। यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट पर हमले के बाद IAEA के अधिकारियों ने प्लांट का दौरा किया और इस प्लांट पर रूस ने यूक्रेन पर हमले का आरोप भी लगाया था। हमले के दौरान मिसाइल प्लांट की छत पर गिरी थी। हालांकि यूक्रेन ने हमलों से इंकार करते हुए साजिश रचने का आरोप लगाया। और उधर रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ अब बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें, अब बताया जा रहा है कि रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए अब रूस के तेल की कीमत अब अमेरिका और पश्चिमी देश तय करेंगे, क्योंकि रूस की इनकम का बड़ा हिस्सा तेल के निर्यात से ही आता है। रूस को आर्थिक मोर्चे पर झटका देने के लिए पश्चिमी देशों ने एक बार फिर से तैयारी कर ली है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश अगले कुछ दिनों में ही तेल की कीमतों पर प्राइस कैप का ऐलान करने वाले हैं। दरअसल रूस की इनकम का बड़ा हिस्सा तेल के निर्यात से आता है, जिस पर लगाम लगाने के लिए पश्चिमी देश अब रूस की तेल की कीमत फिक्स करेंगे। दावा किया जा रहा है कि रूस के क्रूड ऑयल की कीमत प्रति बैरल $60 तय कर सकते हैं। G7 और यूरोपीय यूनियन के देश रूस के क्रूड ऑयल की फिक्स कीमत को 5 दिसंबर को लागू कर सकते हैं, जिसके बाद प्राइस कैप की वजह से रूस की तेल को तय कीमत पर ही खरीदना होगा। वहीं पश्चिमी देशों की तरफ से रूस की तेल की कीमत तय करने के बावजूद भारत पर इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत और चीन ने हाल के महीनों में रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदा था। हालांकि आने वाले दिनों में तेल की कीमत तय करने पर फैसला होगा, लेकिन यूरोप के तेल व्यापारियों में अभी से रूस के क्रूड ऑयल को इकट्ठा करने की होड़ लग गई है। और श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई के पास भयंदर की खाड़ी में पुलिस का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पुलिस को शक है कि आरोपी आफताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद उसका फोन इसी जगह पर फेंका था। तो आपको बता दें, मुंबई के पास भायंदर में इसका सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है और कहा यह जा रहा है कि आफताब ने उसकी हत्या करने के बाद श्रद्धा का जो मोबाइल फोन था वो यहीं पर फेंका था, जिसके बाद से भायंदर में लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।
और बड़ी खबर श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी हुई टुकड़े टुकड़े इश्क वाली इस कहानी में पुलिस अब कतरा कतरा सबूत इकट्ठा करने में जुटी हुई है। रोहिणी के एफएसएल दफ्तर में श्रद्धा की हत्या के आरोपी आफ्ताब का आज फिर पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है। वैसे ये पॉलीग्राफ टेस्ट कल ही होना था, लेकिन बताया गया कि आफ्ताब की तबीयत ठीक नहीं थी। तो आफ्ताब की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए पॉलीग्राफ टेस्ट टाल दिया गया। श्रद्धा की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस ने 2 दिन पहले भी आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफिक टेस्ट किया था और इस दौरान आरोपी से कई सवाल भी पूछे गए थे। तो 4 घंटे से ज्यादा समय से टेस्ट लगातार जारी है, आपको बता दें। लेकिन ऐसे में खबर यह भी है कि आफ्ताब की तबीयत खराब है और ऐसे में देखिए किस तरीके से एक एक गुत्थी अब यहाँ पर सुलझती हुई साफ नजर आ रही है। कई सारे सवाल थे, उनको खोजने के लिए लगातार टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं। टेस्ट इज गोइंग ऑन बट अदर इंफॉर्मेशन कैन नॉट। टेस्ट के लिए आज सब्जेक्ट हमारे पास था एंड टेस्ट इज गोइंग ऑन। टीम सर कब तक चलेगा? ये डिपेंड करेगा कि क्या कंडीशन है, कितनी लेंथ है। तो क्या दोबारा भी बुलाया जाएगा तीसरे राउंड? हो सकता है, सेशन साइंटिफिक सेशन है, इट मे बी कैरी फॉरवर्ड। कितना टाइम लग सकता है? वक्त और लग सकता है आराम से। ये अभी नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये साइंटिफिक टीम्स जो वर्क कर रही होती है दैट कैन डिसाइड। तो श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आफ्ताब के माइंड की क्रिमिनल साइकोलॉजी समझने पर भी लगातार फोकस कर रही है। एक्सपर्ट्स की मदद से लेकर यह समझने की कोशिश हो रही है कि आरोपी आफ्ताब का दिमाग आम इंसान से अलग आखिर कैसे काम कर रहा था। क्योंकि जिस तरह मर्डर के बाद आफ्ताब ने शव के टुकड़े किए और कत्ल की कहानी की थ्योरी बदली, वो कोई आम हत्यारा नहीं करता। चिट्ठी, चैट, लाश के टुकड़े और साजिश का रफ नोट, कत्ल की इस कहानी के किरदार से लेकर कहानीकार और डायरेक्टर खुद आफ्ताब था। हर उस क्लाइमेक्स की एंडिंग खुद ही लिखी थी, जिसकी कड़ियों को अब पुलिस जोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब भी ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब सामने होने के बावजूद पुलिस आफ्ताब के दिमाग में बने उस क्राइम स्टोरी की कहानी को सुलझा नहीं पाई है। और यही वजह है कि आफ्ताब से पूछताछ में पुलिस एक नहीं कई बार क्रिमिनल साइकोलॉजी समझने वाले मनोरज्ञ विशेषज्ञों से सलाह ले चुकी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आफ्ताब ने जिस तरीके से श्रद्धा की हत्या के बाद उसके शव के टुकड़े किए और उन टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए जिस तरह से उसने प्लानिंग की, वो कोई आम क्रिमिनल नहीं करता। ऐसे क्रिमिनल की एक अलग क्रिमिनल साइकोलॉजी होती है। एक्सपर्ट का मानना है कि ऐसी क्रिमिनल साइकोलॉजी वाले अपराधी आमतौर पर अकेले रहना पसंद करते हैं। रिलेशनशिप में ऐसी मानसिकता वाले लोग अपने साथी को कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो अपने कंफर्ट जोन के लिए कुछ भी करने से नहीं हिचकिचाते। क्रिमिनल माइंड या फिर क्रिमिनल साइकोलॉजी समझने वाले मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि कई बार ऐसे लोग इसलिए भी वारदात को अंजाम देते हैं ताकि दुनिया या मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींच सके, और यही बात उन्हें अपराध करने के लिए प्रेरित करती है। जाने अनजाने में खासकर अपनी तरफ से इच्छा शक्ति से कुछ तथ्यों को दबा रहा है और एक ही तथ्य के बारे में 4 पहलू बता रहा है, तो उस रासायनिक पदार्थ के असर में सच सामने आ जाएगा। हालांकि अपराध की मानसिक स्थिति केस टू केस वेरी भी करती है, यानी हर किलर के साथ एक जैसी परिस्थिति हो ये जरूरी नहीं है। कई बार ऐसी क्रिमिनल साइकोलॉजी वाले लोग देखने, सुनने और हाव भाव से एकदम नॉर्मल ही दिखते हैं, यानी उसे देखकर, समझकर ये यकीन से नहीं कह सकते कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। क्रिमिनल साइकोलॉजी को समझने वाले एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ऐसी आपराधिक मानसिकता वाले लोग दूसरों की जान लेने में रोमांच और खुशी महसूस करते हैं। उसमें दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता और अपराध बोध नहीं होता। ऐसे लोग आमतौर पर अहंकारी होते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों की परवाह नहीं करते। तो आरोपी आफ्ताब बार बार जांच एजेंसीज को गुमराह करने की कोशिश भी कर रहा है और उसकी दलील है कि उसने श्रद्धा की हत्या गुस्से में की, जबकि एक्सपर्ट ये मानते हैं कि सीरियल किलर अपने हर काम को जस्टिफाई करते हैं। श्रद्धा मर्डर केस में भी आरोपी आफ्ताब बार बार यही दलील दे रहा है कि उसने श्रद्धा का मर्डर गुस्से और आवेश में किया। जो होते हैं सीरियस क्राइम्स, वो मनोविज्ञान और मनोचिकित्सा की स्थिति से संबंधित है। तो इसको कहते हैं क्रिमिनोलॉजी या फोरेंसिक मेडिसिन और मनोविज्ञान मनोचिकित्सा का जो ओवरलैप है।
जितनी जानकारी हम सबको अवेलेबल है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि इस व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है वो क्लासिकल साइकोपैथिक पर्सनालिटी प्रोफाइल है, जिसको आप कहते हैं एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो व्यक्ति का एक सबसे बड़ा जीवन में मंत्र होता है अपने मन की करना और दूसरों को परेशान करना, मैनिपुलेट करना, और अगर मुश्किल में आ जाए तो किसी भी प्रकार से खुद को बचाना। एक्सपर्ट की माने तो सीरियल किलर अपने हर एक्शन को जस्टिफाई करते हैं। ऐसा करने में वो गर्व महसूस करते हैं। कई बार तो वो शवों के साथ बीभत्स तरीका भी अपनाते हैं। लोगों को अलग समझे, जो मंद बुद्धित्व है, दिव्यांगजन है ना, मेंटल रिटार्डेशन, वो अलग समझें, और ये जो साइकोपैथिक पर्सनालिटी, इसको अलग समझें। इसका इलाज अभी भी मुश्किल है। एक्सपर्ट बताते हैं कि आपराधिक मानसिकता वाले लोगों का बिहेवियर आमतौर पर एंटी सोशल होता है। ऐसे लोग खुद को मासूम दिखाने के लिए घटनाओं को मैनिपुलेट करने में माहिर होते हैं। श्रद्धा मर्डर केस में भी आफ्ताब पहले दिन से ही कत्ल की कहानी को मैनिपुलेट करने में लगा है, और शायद इसलिए वो अपने बयान बार बार बदल रहा है। तो 23 नवंबर 2020 को तुलिंज पुलिस को श्रद्धा ने जो शिकायत दी थी, उसने उन सारे प्रकरण का वैसे ही जिक्र किया था जैसा कि आफ्ताब ने पुलिस को अभी तक की पूछताछ में बताया है। और ऐसे में सवाल ये है कि क्या आफ्ताब ने पूरे प्लान तरीके से पूरी वारदात को अंजाम दिया, और क्या इस वारदात को अंजाम देने के लिए आफ्ताब 2 साल से प्लानिंग कर रहा था? नवंबर 2020, 2 साल पहले की ये वो तारीख है जब श्रद्धा ने अपनी हत्या की तारीख लिख दी थी। अब ये इत्तेफाक ही है कि अभी तक आफ्ताब ने जो कुछ भी पुलिस को बताया, वो पूरी घटना ऐसे ही घटी जैसे श्रद्धा ने 2 साल पहले पुलिस को दिए अपने शिकायत पत्र में लिखा था। श्रद्धा ने पुलिस को शिकायत तब दी थी जब आफ्ताब उसके साथ लगातार मारपीट कर रहा था और गला दबाकर उसकी हत्या करने की धमकी भी दे चुका था। आफ्ताब की पिटाई के बाद उसका नाक, गला, गाल, कमर के नीचे के हिस्से पर बेतहाशा चोटें आई थी, जिसके निशान श्रद्धा के सामने आए उस वक्त के फोटो में दिखाई दिए। पालघर के तुलिंज पुलिस को दी कंप्लेन में श्रद्धा ने जो लिखा, वो सब कुछ हूबहू सच साबित हुआ। अभी तक की जांच के मुताबिक 18 मई 2022 को आफ्ताब ने श्रद्धा को ठीक इसी तरह मारा जैसा श्रद्धा ने अपनी शिकायत पत्र में लिखा था। उसने पहले श्रद्धा का गला घोटा, फिर लाश के टुकड़े किए, इसके बाद उन टुकड़ों को जगह जगह फेंक दिया। अब जरा इस खत पर एक बार फिर से गौर कीजिए और देखिए श्रद्धा ने शिकायत पत्र में क्या लिखा था। आज उसने मेरा गला घोटकर मुझे मारने की कोशिश की। उसने मुझे डराया, ब्लैकमेल किया, साथ ही ये भी कहा कि वो मुझे मार डालेगा, मेरी लाश के टुकड़े करेगा और फिर उन्हें बाहर फेंक देगा। अब ये महज इत्तेफाक था या फिर सच में श्रद्धा को अपने साथ होने जा रही खौफनाक वारदात का आभास हो गया था? अब सवाल ये है कि अगर श्रद्धा को आफ्ताब की खौफनाक प्लानिंग पता थी, तो फिर उसके सामने ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो सब कुछ जानने के बावजूद श्रद्धा अपने कातिल के साथ रह रही थी? तो श्रद्धा की इस मजबूरी का जवाब भी इसी खत में लिखा गया था। श्रद्धा ने अपने खत में 2 जगह ब्लैकमेलिंग शब्द का इस्तेमाल किया था। खत सामने आने के बाद सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि आखिर आफ्ताब के पास श्रद्धा का ऐसा कौन सा राज था जिसे लेकर वो ब्लैकमेल कर रहा था? तो आफ्ताब के जुल्मों को लेकर श्रद्धा ने शिकायत कई बार की थी और ये शिकायत 26 दिनों तक थाने में भी रही, लेकिन बाद में आरोपी आफ्ताब के माता-पिता के समझाने के बाद उसने शिकायत वापस ले ली थी। दोस्ती और इश्क से मारपीट, हत्या की कोशिश, ब्लैकमेलिंग, सब कुछ सहने के बावजूद श्रद्धा आफ्ताब के साथ एक उम्मीद पाले रह रही थी। जी हाँ, इतने जुल्म सितम को सहने के बावजूद श्रद्धा आफ्ताब से शादी करना चाहती थी। पुलिस को आफ्ताब के खिलाफ जो कंप्लेन उसने दी थी, उसमें उसने शादी करने की बात लिखी थी।
23 नवंबर 2020 को जो कंप्लेंट श्रद्धा ने दी थी उसे 19 दिसंबर 2022 को वापस लिया। श्रद्धा ने लिखा कि आफताब के माता पिता मेरे घर आए और उन्होंने कहा कि आपसी झगड़े होते रहते हैं। आफताब के पिता और माता के समझाने के बाद मैं अपनी शिकायत वापस लेती हूँ। ये एक और गलती श्रद्धा पर बैठी। आफताब के बहकावे में अपनी शिकायत को वापस ले लिया और इस तरह उसने आफताब को एक और मौका दे दिया, जिसका खामियाजा उसे अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। तो श्रद्धा मर्डर केस के जरिए पाकिस्तान भारत में माहौल बिगाड़ने में लगा हुआ है। सोशल मीडिया पर दरअसल श्रद्धा मर्डर केस का बड़े ही शातिराना तरीके से इसे पेश किया जा रहा है, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़की। भारत में भी एक खास वर्ग इसी काम में जुटा हुआ है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स का ये दावा है कि सोशल मीडिया में माहिर आफताब ने इस तरीके से श्रद्धा के सोशल मीडिया का खुद ही इस्तेमाल करता रहा, जिससे कि लोगों की नजरों में श्रद्धा को जिंदा रखा जा सके। अभी तमाम मीम्स भी बन रहे हैं। ये केस जैसे ही सुर्खियों में आया, लोगों की नज़रों में आया, उसके बाद सोशल मीडिया पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं श्रद्धा और आफताब को लेकर। देखिए, एक अजीब सा ट्रेंड देखने को मिला है कि कई सारे लोग इस पूरे प्रकरण का मजाक बना रहे हैं। बहुत लाइट और हास्यास्पद ट्वीट किए जा रहे हैं और मीम्स बनाए जा रहे हैं। इसमें जब एनालिसिस किया गया तो पता पड़ा कुछ नए फेसबुक पेजेस बने, कुछ नए ट्विटर हैंडल्स बने और वो लगातार ऐसे मीम्स को घुमा रहे हैं, प्रोलिफरेट कर रहे हैं। इसमें अधिकतर फॉलोअर पाकिस्तान से हैं, पर काफ़ी सारे इंडिया से भी हैं। जैसे कि आप ये लगातार कुछ मीम्स देख सकते हैं जो बड़े ही ऑफेंसिव हैं और इससे किसी की भी भावनाएं आहत हो सकती हैं, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में मजाक उड़ाना उस चीज़ का। ये देखिए, सैयद फातिमा हैज क्रिएटेड दिस पेज आफताब पूनावाला फ्रिज पोस्टिंग, उसके नाम से उसने पूरा पेज बना दिया है, जिसमें 429 मेंबर्स भी हो गए और इसमें काफ़ी सारे इंडियन फॉलोअर्स हैं, जिसमें इस तरह के पोस्ट किए जा रहे हैं जो आपको दिख रहे हैं कि बड़े ही ऑफेंसिव हैं, श्रद्धा बी वर्गर एंड ऑल। तो ये चीज़ बड़ी अजीब सी प्रकरण आया है कि जो मेरे ख्याल से ये देखिए एक पूरा का पूरा इसमें करीब 40 इंडियन मेंबर्स हैं और अधिकतर पाकिस्तानी मेंबर्स हैं जो ये पेज बनाया गया है। आलम यह था कि खुद उनके भारत सिंह सोलंकी ट्रांसलेशन छोड़ के बीच में चले गए। खुद के लोग आज उन्हें सुनने के लिए तैयार नहीं, सभा करने के लिए तैयार नहीं, परिश्रम करने के लिए तैयार नहीं। और एक तरफ नरेंद्र मोदी जी जो गुजरात के स्वाभिमान हैं, निरंतर गुजरात के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती होती है। बंधुगण, मैं उड़ीसा से आता हूं। मैं एक उड़िया लड़के के हिसाब के मार्फत कहना चाहता हूं कि आज मैं पूरे भारतवर्ष में जहां जाता हूं, और न केवल भारतवर्ष में, कभी पार्टी के मौके से अगर बाहर भी विदेश जाने का मौका मिलता है तो एक विषय में कोई संशय नहीं है कि गुजरात का शान, गुजरात का सपूत नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से भारतवर्ष के नाम को आगे बढ़ाया है, यह प्रत्येक गुजराती के लिए गर्व का विषय है, यह प्रत्येक गुजराती के लिए स्वाभिमान का विषय है। आप सोच के देखिए, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रही होती है, उसमें नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तानियों को निकालने के लिए बीच में आते हैं और कुछ समय के लिए युद्ध रुकता है और हमारे बच्चे वहां से निकल कर आते हैं। ये छोटा विषय नहीं है। आज एक ग्लोबल लीडर के रूप में, वैश्विक लीडर के रूप में कोई स्थापित है तो वो एक गुजराती है जिनका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। तो स्वाभाविक है, जिस मोदी जी ने गुजरात को एक नया आयाम दिया अपने परिश्रम से, गुजरात की राजनीति में विकास को धुरी बनाया, गुजरात भी वैसे ही अपने सुपूत को बार बार आशीर्वाद देगा, इसमें कोई दो मत नहीं। बंधु, आज एक विषय टीवी पर चल रहा है सुबह से ही, और वो विषय पीओके का है। मुझे आश्चर्य लगता है कि आप देखिए, कुछ विषय ऐसे हिंदुस्तान में होते हैं जिन विषयों पर कोई संशय नहीं होना चाहिए। आर्मी के साथ खड़ा होना, आर्मी को प्रोत्साहित करना, आर्मी पर विश्वास करना, उस पर गर्व करना, भारतवर्ष पर गर्व करना, अपने देश के साथ खड़ा होना, इसमें किसी प्रकार की कुंठा कैसे, इसमें किसी प्रकार की लज्जा कैसे? मगर आश्चर्य है, कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग वाले ऐसे हैं जो बार बार हिंदुस्तान के खिलाफ बयानबाजी करते हैं और हिंदुस्तान की आर्मी को कोसने का काम करते हैं। इसमें नंबर एक
इनका कोई सरदार है तो वो कांग्रेस पार्टी है। यही वो कांग्रेस पार्टी है। आप याद करिए, जब नरेंद्र मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था और सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के अंदर घुस करके पाकिस्तान को सबक सिखाया था, तो राहुल गांधी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली कही थी। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने उसमें सबूत मांगने का काम किया था। एक गुजराती ने जिस प्रकार से पाकिस्तान को सबक सिखाया, बजाय इसके कि इस पर गर्व महसूस करे कांग्रेस पार्टी ने सवालिया निशान लगाया था। और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करेंगे। मुंबई के पास ठाणे में तेंदुए का खौफ देखा। दरअसल ठाणे के रिहायशी इलाके की बिल्डिंग में एक तेंदुआ घुस आया था, जिसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया और वन विभाग और पुलिस और साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर तेंदुए को पकड़ने में जुटी है। तेंदुआ एक इमारत में घुसा, जिसे अभी भी खोजा जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, दरअसल एक बिल्डिंग में तेंदुआ घुसा हुआ था। वन विभाग की टीम देखिए कैसे मौके पर पहुंची। सबसे पहले इस पूरी बिल्डिंग को खाली कराया गया ताकि ये तेंदुआ किसी को नुकसान ना पहुंचा सके, और उसके बाद इस तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की गई। ठाणे का ये रिहायशी इलाका बताया जा रहा है जहां की ये बिल्डिंग है, और देखिए किस तरीके से अब वहां पर तेंदुए को पकड़ने का काम लगातार वन विभाग की टीम की ओर से किया जा रहा है। हालांकि आसपास के लोगों में तेंदुए को लेकर दहशत भी है। और इसी बीच बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू के सांबा सेक्टर से जहां पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से नापाक हरकत को अंजाम दिया गया। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन की मदद से एक पैकेट गिराया गया, जिसमें 5 लाख रुपए कैश, 2 पिस्तौल, मैगजीन और आईईडी के साथ आरडीएक्स भी मौजूद था। सुरक्षा बलों को यह पैकेट सांबा के विजयपुर इलाके के खेत में दिखा, जिसके बाद जांच एजेंसियां फौरन एक्शन में आ गईं। पैकेट को जब खोला गया तो उसमें 2 पिस्तौल, 4 मैगजीन, कारतूस और 5 लाख रुपए कैश मिले। इतना ही नहीं, इस बैग में एक विस्फोटक पिन, आईईडी कंडक्टर और एक घड़ी भी थी। बैग में आईईडी के साथ आरडीएक्स भी अटैच था, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। पार से घुसपैठ की कोशिश हो रही है। ये समय सांबा का विजयपुर इलाका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीमा पार से ड्रोन के जरिए जो खेप भेजी गई थी, इसमें 2 पिस्टल देख सकते हैं और साथ में 5 लाख की करेंसी है, कुछ मैगजीन है और साथ में एक विस्फोटक जो है वो जिसे आरडीएक्स कहा जा रहा है कि उसको पैकेट में सील करके लेकर गए हैं। उसको सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि यह सामान किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए भेजा गया था। बैग मिलने के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। ये सब भी यहाँ काफी मुस्तैद है हमारे सेक्टर में, और सांबा पुलिस की भी यहाँ जो बॉर्डर चौकियां हैं, बॉर्डर थाने हैं, सब डिवीजन है। ये जो एग्जैक्ट स्पॉट रामगढ़ थाने का सब डिवीजन विजयपुर के अंडर आता है, तो यहाँ पे एक चैलेंज रहता है, खासकर आने वाले जो विंटर के सीजन में हमारी एक्स्ट्रा अलर्टनेस यहाँ रहती है, जिसके चलते पाकिस्तान बार बार ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे जवानों की मुस्तैदी के आगे उसकी साजिशें ध्वस्त हो जाती हैं। और उस बीच बड़ी खबर है कि सांबा में जो आईईडी और आरडीएक्स सुरक्षा बलों को मिले थे, उसे डिफ्यूज कर दिया गया है और इसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें बम डिस्पोजल स्क्वाड टीम ने एक धमाके के साथ इसे नष्ट कर दिया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से इसे नष्ट किया गया। दरअसल ये बहुत ज्यादा एक बड़ी मात्रा में जो है आरडीएक्स मिला था, जिसके बाद बॉम्ब स्क्वाड टीम पहुंची और इसे नष्ट किया गया। तो ये धमाके की आवाज आप सुन पा रहे हैं, दरअसल ये धमाका है उसी आरडीएक्स का जिसे आखिरकार नष्ट किया गया। इसे ड्रोन के जरिए गिराया गया था। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है पाकिस्तान से, जहां पाकिस्तान के नए सेना अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो गया है। सैयद असीम मुनीर पाकिस्तान के नए सेना अध्यक्ष होंगे। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस बारे में ऐलान किया है और इसी के साथ न्यूज 18 इंडिया ने सोमवार को ही ये खबर दिखाई थी। जनरल असीम पहले डीजी आईएसआई के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं और वो फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से आते हैं। एक बार फिर से न्यूज 18 इंडिया की खबर पर मुहर लगी है। जो खबर हमने आपको दिखाई थी
3 दिन पहले हमने आपको बताया था कि असीम मुनीर जो है वही पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ होंगे और आखिरकार आज इस खबर पर मोहर लगा दी गई है। तो इसका आधिकारिक ऐलान हो चुका है। लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर अब पाकिस्तान के नए सेनाध्यक्ष होंगे। न्यूज 18 ने सोमवार को ही ये खबर दिखाई थी और न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगती हुई यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है और इसी के साथ जनरल असीम मुनीर की जिम्मेदारियां अब और ज्यादा बढ़ गई हैं। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से जहां पर टेरर फंडिंग केस में शोपियां में एसआईए की छापेमारी जारी है और स्टेट जांच एजेंसी ने टेरर फंडिंग मामले में जम्मू और कश्मीर के कई जिलों में एक साथ छापेमारी की है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये छापे कश्मीर में बांदीपोरा, कुपवाड़ा, अनंतनाग और श्रीनगर में जारी हैं। जबकि एसआईए की एक टीम किश्तवाड़ भी पहुंची है, जहां पर आतंकवादियों को आर्थिक मदद करने वालों के घरों और कार्यालयों की जांच की गई। इस बीच बड़ी खबर है कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पंजाब के बठिंडा जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को एनआईए ने गिरफ्तार करने के बाद 10 दिनों की कस्टडी में ले लिया है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि लॉरेंस बिश्नोई की गिरफ्तारी यूएपीए के तहत हुई थी। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर एनआईए ने 10 दिन की कस्टडी में लिया है लॉरेंस बिश्नोई को और यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है।